हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? मस्त हो? चलो कोई बात नहीं। बोर्ड के एग्जाम्स आप लोग के आने वाले हैं। ईपी बोर्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ईपी बोर्ड के बच्चे जो खासतौर से गांव में रहते हैं, उनके लिए आज के टाइम में भी टीचिंग के लिए अच्छी फैसिलिटी नहीं है। जो गिने चुने हमारे यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्या बोले, कोचिंग ही है, तो उनमें बच्चे जो भर भर के जाते हैं, उनमें केवल टीचर्स क्या करता है, नोट्स लिखा देता है। बच्चे को क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आता है। जब एग्ज़ाम आता है तो बच्चा इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उसे समझ में नहीं आता है कि यार क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। उसके कॉपी में तो सब कुछ होती है, मैक्सिमम चीज़ें हो जाती है, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं रहता है, परेशान रहता है हमेशा। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। जो प्रॉब्लम थी वो थी। अभी हम लोग रिवीजन के तौर पे हर एक चीज़ को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। केवल लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल इस वीडियो को देखो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी और परेशान होने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो आज हम लोग केमिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। और केमिस्ट्री में हम लोग स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें हम लोग एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा जान जाएंगे तो अदर केमिस्ट्री के पार्ट्स को पढ़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि हर जगह एलिमेंट्स तो आने ही आने हैं। ठीक है, तो रिवीजन के तौर पे हमें पढ़ना है इसको। तो इसमें पढ़ना क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को पढ़ना है, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, जो एलिमेंट्स है उनका पीरियोडिक टेबल में कैसे कैसे प्रॉपर्टी चेंज होता है, लाइक वैलेंसी कैसे चेंज होती है, एटॉमिक नंबर कैसे चेंज होता है, उनका धात्विक अधात्विक गुण कैसे चेंज होता है। ठीक है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी कैसे चेंज होता है। ठीक है, अपने क्लास 9th में तो पढ़ा ही होगा कि तत्व जो भी हमारे, देखो, जो भी हमारे आसपास में पदार्थ हैं, ठीक है, वो एलिमेंट्स से, ठीक है, मिक्सचर्स, मिश्रण एवं कंपाउंड से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं तत्व का, जो कि आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तत्व क्या होता है? कोई भी ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से, एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर के बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सोडियम को ले लें। ठीक है, तो सोडियम क्या है? एक एलिमेंट है। अब ऐसा नहीं है, सोडियम क्या है, मैग्नीशियम के भी मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, केवल सोडियम जो है सोडियम के मॉलिक्यूल से ही मिलकर के बनेगा, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? तत्व बोलेंगे या एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जितने भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आप जो पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ेंगे। अभी तक देखिए 118 तत्वों की हमें जानकारी प्राप्त है। ठीक है, जिसमें से 94 जो ऐसे तत्व हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, बाकी सब आर्टिफिशियल है, खोजे गए हैं। ठीक है, इन सभी तत्वों का जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, वो सभी तत्वों का क्या है? भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। अब देखिए विभिन्न तत्वों की खोज के साथ वैज्ञानिक इनके गुणों को खोजना प्रारंभ कर दिए थे। कोई भी चीज़ अगर हमारे सोसाइटी में ही आती है, सोसाइटी में देख लीजिए, समाज में ही कोई भी चीज़ अगर नहीं आती है तो सबसे पहले तो हम उसे देखते हैं कि यार ये क्या है। ठीक है, उसके बाद से फिर देखते हैं उसका कैरेक्टर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, लक्षण क्या है। ठीक है, वैसे ही जब हमारे साइंटिस्ट एलिमेंट्स की डिस्कवरी कर रहे थे, खोज रहे थे, तो उसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी भी खोज रहे थे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, ये तो ह्यूमन का नेचर है। और उसके साथ साथ अब देखिए बहुत सारे एलिमेंट्स, जो 118 एलिमेंट्स हैं, उनको हमें ज़रूरत पड़ती है कि कम से कम मेहनत करके हम इनके सभी के सभी कैरेक्टर्स को आसानी से पढ़ सकें। तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। अब वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ताकि जितने भी डी अरेंज, ठीक है, अव्यवस्थित एलिमेंट हैं, ठीक है, उनके प्रॉपर्टी इधर उधर हैं, ठीक है, तो वो जितने भी समान प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर दे? व्यवस्थित कर दे। अव्यवस्थित एलिमेंट्स को क्या करते? व्यवस्थित कर दें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ा? वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ा। ठीक है, अब देखिए अब ऐसा तो है ना कि कोई भी चीज़ खोजी जाती है, कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो एकदम 100% सही ही हो जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे क्लासिफिकेशन करते टाइम बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो फेल भी हुए, लेकिन उन्होंने प्रयास किया। फेल होना हमारे प्रयास को दिखाता है।
ठीक है। तो फेल होने से ज़िंदगी में कभी घबराओ नहीं। अगर फेल होते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आपको सिखाता है और इससे आप आगे सोचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हो। ठीक है, तो फेल होना ज़िंदगी का एक पार्ट है, फेल होना ज़िंदगी नहीं है। ठीक है, तो देखो, तो डोबेराइनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, वे आए, उन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया, क्लासीफाई किया। तो उन्होंने क्या किया, तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। ठीक, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तीन तीन एलिमेंट्स का क्या किया, ग्रुप बनाया, जिनका कैरेक्टर्स क्या होता था, मिलता था। ठीक, तो उसको हम लोगों ने क्या बोला, डोबेराइनर ट्रायड लॉ। ठीक, उसके बाद से आए न्यूलैंड साहब। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इन्होंने भी कोशिश किया एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे। इन्होंने उनका मेन बेसिस क्या लिया था क्लासिफिकेशन के लिए, चाहे डोबेराइनर हो, चाहे न्यूलैंड्स हो या मेंडलीव हो। उन्होंने एटॉमिक वेट, दैट मीन्स एटॉमिक मास, द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान को क्या किया था, इन्होंने बेस लिया था क्लासीफाई करने के लिए एलिमेंट्स को। ठीक है, वर्गीकरण करने के लिए एलिमेंट्स के लिए, इस चीज़ को याद रखना। ठीक, तो डोबेराइनर का ट्रायड लॉ हो गया, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव लॉ। ठीक है, इन्होंने न्यूलैंड्स ने बताया था कि हर एक आठवां एलिमेंट्स अपने आप में क्या करता है, प्रॉपर्टी शो करता है, सेम प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, उसके बाद से आए हमारे मेंडलीव साहब। मेंडलीव साहब ने ही, इन्हीं को मेन बेसिस माना जाता है कि इन्होंने ही क्लासिफिकेशंस को क्या किया, अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाया। सबसे पहला इनको जितनी भी क्लासिफिकेशन दिया गया उनका सबसे ज़्यादा वैल्यू इन्हीं को दिया गया। ठीक है, क्योंकि इनका क्लासिफिकेशन काफ़ी मॉडर्न था, सारी चीज़ें जो चाहिए थी वो था। ठीक है, तो इनके बारे में आगे हम इनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से आया आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जिसमें क्या किया गया, एलिमेंट्स को ग्रुप में और पीरियड्स में, आवर्त और समूहों में क्या किया गया, रखा गया। ठीक है, उसके बाद से उनके कैरेक्टर्स को भी इसमें क्लासिफाई किया गया कि परमाणु साइज कैसे बढ़ेगा, कैसे घटेगा, इनकी वैलेंसी क्या होगी, कैसे होगी। ठीक है, इनका धात्विक कैरेक्टर्स और धात्विक कैरेक्टर्स कैसा होगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे घटेगा, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो देखो, किसी भी तत्व को व्यवस्थित करना तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास था। ठीक है, पहले सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सभी तत्वों को, जितने भी तत्व ज्ञात थे उनको क्या किया, अधातु और धातु में क्लासिफाई कर दिया कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है। जैसे जैसे तत्व, उनके गुण धर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे हमने क्लासिफिकेशंस को क्या किया गया, क्लासिफाई करने का प्रयास करते गए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग डोबराइनर के त्रिक सिद्धांत, ट्रायड, जो उनका प्रिंसिपल था, ट्रायड लॉ। देखिए, उन्होंने क्या किया, जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्या किया, लगाया, तो तीन तत्वों का एक समूह पाया। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिक बोलते हैं। तीन एलिमेंट्स लिया, उनकी प्रॉपर्टी सेम थे। तो उन्होंने बताया कि जो पहला और तीसरा एलिमेंट है उसका जो परमाणु भार है उसका अगर आधा कर दें, उसका एवरेज निकाल दें, तो बीच वाले एलिमेंट्स का हमें परमाणु भार क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो त्रिक के माध्यम मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है, दैट मीन्स एवरेज होता है। देखिए, लाइक कैल्शियम, कैल्शियम को देखिए, इसका कितना है, 40.1, और बेरियम का कितना है, 137.3। इनको ऐड कर दीजिए आप, 4771। अब इसका आप क्या कर दो, आप हाफ कर दो, तो लगभग आपको कितना आ जाएगा, 87.6। ठीक है, तो देखो, इसका क्या करो आप, इसको जोड़ दो, और इसका क्या किया, इन्होंने आधा, इन दोनों के जोड़ को आधा कर दिया, तो ये क्या हो गया, हमें इनका माध्य मिल गया, एवरेज मिल गया। ठीक है, तो उनकी लिमिटेशन थे, इन्होंने बस तीन ही टायड पा पाए थे, तीन ही टायड की खोज कर पाए थे, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, फिर कैल्शियम, स्टोनशियम एंड बेरियम, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इनकी क्लासिफिकेशन जो थी वो शॉर्ट थी,
बस इसको आप नॉलेज में रखो अपने, ठीक है। कौन कौन था, तो देखिए ये क्लासिफिकेशन जो हुआ था ना, वो ग्रुप में क्लासीफाई किया था एलिमेंट्स को, नॉट की पीरियड, ठीक है। इनके लिथियम का जो प्रॉपर्टी है सोडियम से मिलता है, सोडियम का प्रॉपर्टी जो है पोटेशियम से मिलता है। कैसे मिलता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव जो प्रिंसिपल था, ऑक्टेव रूल था, ये साइंटिस्ट भी जो थे इन्होंने भी एटॉमिक मास या द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में ही एलिमेंट्स को क्या किया था, क्लासिफाई किया था, व्यवस्थित किया था, ठीक है। सबसे जो कम द्रव्यमान का एलिमेंट था उसे हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं। उन्होंने हाइड्रोजन से ही क्या किया था, शुरुआत किया था, और 56 एलिमेंट्स थोरियम पे क्या किया था, इसे समाप्त किया था, क्योंकि उस टाइम तक 56 ही एलिमेंट्स क्या थे, डिस्कवर्ड थे। तो उन्होंने देखा कि हर 8वां एलिमेंट जो है वो पहले एलिमेंट्स, हर 8वां जो तत्व है पहले तत्व से क्या करता है, प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी शो करता है, ठीक है। कि मतलब क्या है कि पहला और 8वां एलिमेंट का जो कैरेक्टर्स है वो सेम है, लगभग लगभग क्या है, सेम है। तो उन्होंने क्या किया था, इसे संगीत के अष्टक से क्या किया था, कंपेयर किया था, जैसे सारे गामा पा धा नि सा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, देखो एलिमेंट्स को डिस्कवर किया, लेकिन कैल्शियम तक ही ये सीमित हो पाए, ठीक है। इन्होंने जो करेक्टर था इनके अकॉर्डिंग हर 8वां एलिमेंट जो है वो सेम करेक्टर शो करता है, तो केवल कैल्शियम तक ही ये सीमित हो पाया, उसके बाद के एलिमेंट्स कोई भी करेक्टर सिमिलरिटी शो नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो देखो इन्होंने सबसे जानना क्या है न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल में, कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया, इन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया था, परमाणु द्रव्यमान के बेसिस पे व्यवस्थित किया, और इन्होंने बताया कि हर 8वां एलिमेंट्स क्या करता है, पहले एलिमेंट से प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी शो करता है, ठीक है। उसके बाद से देखो अब इन्होंने भी कोशिश किया था, लेकिन कोशिश होती रहती है, और जैसे जैसे हम खोज बढ़ती रहती है वैसे वैसे क्या होता है, पिछला जो होता है वो फेल होता जाता है और आगे नई चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है। तो देखो एक बार देखो इधर से यहाँ पे देखो इन्होंने बताया कि लिथियम और सोडियम का कैरेक्टर्स क्या है, सेम है। देखो यहाँ पे लिथियम है, लिथियम का जो 8वां एलिमेंट है, लिथियम जो है सोडियम से क्या करता है, प्रॉपर्टी सिमिलर शो करता है। कैसे, देखो पहला है लिथियम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को जिनका हर 8वां एलिमेंट क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी सेम शो कर रहा है, तो उनको एक ग्रुप में रखा, ठीक। अब फिर से क्या है, यहाँ पे सोडियम जो है वो पोटेशियम से शो करता है, तो कितने नंबर पे आ रहा है, 8वें नंबर पे। तो इन्होंने बताया कि पीरियोडिक टेबल में जब हम क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है, अब उसके परमाणु द्रव्यमान की संख्या के बेसिस पे, तो हर 8वां एलिमेंट्स क्या करता है, प्रॉपर्टी सेम शो करता है, ठीक है। अब देखो इनकी भी कुछ कमियां रही, इन्होंने केवल इनका जो क्लासिफिकेशन था वो केवल कैल्शियम हल्के तत्व तक ही लागू होता है, उसके बाद से ऐसा कुछ नहीं है कि क्या हो वो सिमिलरिटी शो करें, ठीक है। उसके बाद से ये नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते, जो नया तत्व खोजा गया और उनके उसको फिट किया क्या इस पीरियोडिक टेबल में, तो वो पीरियोडिक टेबल फेल कर गया, ठीक है। अब इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, केवल एक साथ इन्होंने क्या किया, जब देखा कि इनका करेक्टर सेम मिल रहा है, तो उन्होंने एक साथ 2-3 एलिमेंट्स को रख दिया, ठीक है। सब सारणी में तत्वों को सम्मिलित करने के लिए न केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया, बल्कि असमान तत्वों जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी उनको भी एक स्थान में रख दिया, ठीक है। अपने पीरियोडिक टेबल को फिट करने के लिए इन्होंने ऐसा किया कि जिनका करेक्टर सेम नहीं था उनको भी एक साथ रख दिया, एक साथ 2-3 एलिमेंट्स रख दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने म्यूजिकल जो हमारा सुर है उसके साथ, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। तो ऐसे 8 है, लेकिन अब इनका क्या हुआ, जब इनर्ट गैसेस की खोज हुई तो ये क्या किया गया, ये भी फेल कर गया, ठीक है। तो हम अभी तक पढ़े हैं क्या, देखो डोबेराइनर ट्रायड रूल एंड क्या है हमारा न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, ठीक है। तो डोबेराइनर में ट्रायड और इसमें हर 8वां एलिमेंट्स क्या होता है, प्रॉपर्टी सेम शो करता है। उसके बाद से काम करने के लिए सबसे जो जिनका सबसे प्रमुख योगदान माना जाता है वो आए हमारे मेंडलीव साहब, ठीक है। इन्होंने भी क्या किया, जो एलिमेंट्स हैं उनको भी परमाणु द्रव्यमान के बेसिस पे ही एलिमेंट्स को क्या किया, व्यवस्थित किया। तो
जब मेंडलीव साहब क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो उस टाइम तक केवल 63 एलिमेंट हमें ज्ञात थे। ठीक है, ये तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बीच में संबंधों का भी अध्ययन किया। ठीक है, और देखो रासायनिक गुणों में तत्वों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया। इन्होंने बताया कि कैसे कोई भी एलिमेंट जो है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्ट करके कैसे कौन सा कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो हाइड्राइड और ऑक्साइड वाले फार्मूले को बेसिस मान के इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन भी स्टार्ट किया था। ठीक है, इन्होंने, ठीक है, तो इनके क्लासिफिकेशन में ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिन्हें समूह कहते हैं, वर्टिकल लाइंस जो हैं, वर्टिकल्स, इसको इन्होंने क्या बोला, ग्रुप। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड। ठीक है, तो इनके में इनके 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, मतलब कि 8 क्या हैं, ग्रुप हैं, और 6 क्या हैं, पीरियड है, 6 क्षैतिज लाइन। ठीक है, अब देखो, अब इनकी उपलब्धियां क्या हैं, ये पूछा जाता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी की उपलब्धियां क्या हैं। तो देखो, इन्होंने क्या किया, जो तत्व अभी ज्ञात नहीं थे उन्होंने जब क्लासिफाई किया एटॉमिक मास के बेसिस पे, तो देखा यार कि कुछ कुछ जगह छोड़नी पड़ेगी हमें, क्योंकि इनके करेक्टर नहीं मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि ये बाद में क्या हो, खोजे जाए। ठीक है, तो उन्होंने अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए थे, जैसे स्कैंडियम के लिए गैलियम तथा जर्मेनियम। ठीक है, और इन्होंने सेम गुणधर्म वाले, मतलब सेम प्रॉपर्टी वाले तत्वों को एक साथ मिला दिया। ठीक है, एक साथ ला दिए इन्होंने, और इन्होंने पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही अक्रिय गैसों का पता लगने पर इनके लिए अलग से समूह बनाया जा सकता है, ऐसी व्यवस्था छोड़ के गए थे। ऐसा नहीं कि बाद में कोई इनर्ट गैसेस डिस्कवर हो तो उसके लिए मैं पूरी पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब करने पड़े। ठीक है, तो बाद में जब पीरियोडिक टेबल हमें इनर्ट गैसों की डिस्कवरी हुई तो उसको एक साइड में हमने क्या किया, रख दिया। तो बिना छेड़छाड़ किए ही हमें इन्होंने इनर्ट गैसेस के लिए अलग से स्पेस रख दिया। ठीक है, मतलब इनका पीरियोडिक टेबल थोड़ा मॉडर्न था, किसके कंपैरिजन में, ट्रायड रूल किसका, ठीक है, डुब्राइनर का, और ऑक्टेव रूल किसका, न्यूलैंड के। तो इन्होंने इनका क्या क्या प्रॉपर्टी है, इन्होंने जो क्या किया, एलिमेंट्स को उसके गुणधर्म के बेसिस पे एक साथ ला दिया। ठीक है, उसके साथ साथ इन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दिया था। उसके साथ साथ क्या किया था, इन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी कि अगर इनर्ट गैसों की खोज हो तो हमारे पीरियोडिक टेबल को कोई भी डिस्टर्बेंसेस ना हो और उनको एक साथ एक ग्रुप में रख दिया जा सके। ठीक है, अब इनकी भी कुछ कमियां रखी, काम करोगे तो कुछ ना कुछ कमियां आएगी आपके लाइफ में। ठीक है, तो कमियों से घबराओ नहीं, कमियों को फुलफिल करो और आगे बढ़ो लाइफ में। ठीक है, तो देखो इनकी भी क्या क्या कमियां थी, पूछा जाता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी की कमियों को बताओ, तो समस्थानिकों के इसमें स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। आइसोटोप मतलब जानते हो ना, जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, और एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो, परमाणु क्रमांक क्या हो, सेम हो, परमाणु भार डिफरेंट हो। ठीक है, भिन्न हो, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, समस्थानिक। तो इन्होंने समस्थानिक के लिए जगह नहीं स्पष्ट कर पाए। फिर से हाइड्रोजन का भी निश्चित स्थान नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो हम अभी आगे बात करेंगे, वो एल्कली मेटल की तरह भी प्रॉपर्टी शो करता है और हैलोजेंस की तरह भी क्या होता है, प्रॉपर्टी शो करता है। तो हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं मिल पाया इनके पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, और कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अनुचित क्रम, दैट मीन्स इसका मतलब क्या था कि जिसका परमाणु क्रमांक कम था उनको बाद में रखा था, और जिनका क्या था, कम था, उनको जिनका कम था उनको बाद में रखा था, जिसका ज़्यादा था उसको पहले रख दिया था। ठीक है, तो ये 3 कम से कम आपको मेंडलीव के आवर्त सारणी की कमियां पता होना चाहिए कि समस्थानिकों के लिए स्थिति स्पष्ट नहीं थी, हाइड्रोजन की कोई निश्चित स्थान नहीं था, और तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में कुछ अनिश्चितताएं थी। ठीक है, दैट मीन्स कि जो जिसका परमाणु भार ज़्यादा था उनको पहले रख दिया था, जिसका कम था उसको बाद में रखा था। ठीक है, क्यों, प्रॉपर्टी उनकी सेम मिल रही थी। ठीक है, अब देखो आपको मेन पढ़ना है क्या, आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ना है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो तत्व अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वो किस पे बेस्ड था, वो परमाणु द्रव्यमान पे था बेसिस। ठीक है, अब परमाणु क्रमांक पे क्या होगा, जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस पे बेस्ड है, हमारा परमाणु क्रमांक पे।
ठीक है। तो तत्वों के जो गुणधर्म है इसमें, इसके अकॉर्डिंग वो क्या होते हैं, परमाणु संख्या पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें एक नाम आता है जिसका नाम है, मेनली हम किसका लेते हैं, हेनरी मोजले का, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार ये बताया जाता है कि जो तत्वों का गुणधर्म है वो उसकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। दैट मीन्स क्या है, अगर हम लोग इसी को बात करें इंग्लिश में, द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वो किसके, एटॉमिक मास पे था, ठीक है। तो मेंडलीव का, न्यूलैंड्स का, और किसका हम बात कर रहे हैं, ट्राइडरॉड डॉवेराइनर का, ठीक है। तो वो लोग सभी क्लासिफिकेशन किए थे किसके बेसिस पे, एटॉमिक मास के बेसिस पे। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस पे बेस्ड है, वो है आपके एटॉमिक नंबर पे, ठीक है। तो जो इन्होंने बताया कि जो तत्वों का गुणधर्म होता है, जो प्रॉपर्टी होता है, वो किस पे बेस्ड होता है, वो एटॉमिक नंबर पे होता है, ठीक है। जब एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है, तो वो जितनी भी कमियां थी अभी तक वो क्या हो गए, सॉल्व हो गए। क्या क्या कमियां थी, ठीक है, कि जिनका परमाणु ज़्यादा परमाणु भार था उनको जो पहले रखा गया था तो उनको बाद में रख दिया गया, ठीक है। उसके साथ साथ समस्थानिकों की भी प्रॉब्लम क्या हो गए, दूर हो गए। तो देखो कैसे दूर हो गई, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखो समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट हो गई, ठीक है। समान परमाणु संख्या वाले तत्व एक स्थान पर एक समूह में रखा गया था, ठीक है। जैसे कि कोबाल्ट जिसकी परमाणु संख्या 27 व निकिल, ठीक है, निकल जब परमाणु संख्या 28 से पहले आ गया, पहले आएगा, ठीक है। पहले क्या था कि निकिल जो है, ठीक है, निकिल को क्या किया गया था, पहले रखा गया था कोबाल्ट से, ठीक है। लेकिन जब हम लोग परमाणु क्रमांक के बेसिस पे क्लासिफाई किए तो कोबाल्ट क्या वो पहले आ गया, ठीक है। अब इस चीज़ को और याद रखना कि जो परमाणु संख्या होती है वो सदैव क्या होती है, पूर्ण होती है, पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो अतः हाइड्रोजन वो हीलियम के बीच में कोई भी तत्व नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, हीलियम का क्या है, 2 है। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका परमाणु क्रमांक, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या हो, 1.5 हो, 1.3 हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वो कंप्लीट नंबर होता है, ठीक। और देखो परमाणु संख्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो परमाणु संख्या को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है, निरूपित करते हैं। परमाणु संख्या क्या होता है, देखो तो देखो परमाणु संख्या आप लोग पढ़े हो, एटम है, उसके बीच में एक न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में हमें पता है कि न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं चारों तरफ, ठीक है। तो न्यूक्लियस का जो वेट होता है, जो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का वेट होता है, वही हमारा क्या होता है, द्रव्यमान, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। और जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, केवल प्रोटॉन, प्रोटॉन जो होता है वही क्या होता है, हमारा एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। एटॉमिक वेट को हम लोग क्या करते हैं, एम से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो एम क्या हो जाएगा, एन प्लस पी, बट जेड क्या होगा आपका, केवल पी, ठीक है। और देखो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमें 18 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमें क्या 18
ऊर्ध्व स्तंभ का मतलब समझ रहे हो, वर्टिकल लाइन, 18 ग्रुप। तो इस वर्टिकल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप, और इस हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं, पीरियड। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पीरियड। तो देखो 7 हमारी पीरियड हैं और 18 क्या है, ग्रुप हैं, ठीक है, किस में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अब किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है। लाइक क्या है, इस पीरियड में नंबर ऑफ सेल क्या होगा, सेम होगा। अगर मान लो 1 ईयर्स ग्रुप का है, ठीक है, फर्स्ट पीरियड है, तो इसमें सभी का कोष क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, सेल का नंबर क्या होगा, सेम होगा, सेकेंड वाले में सेम होगा, थर्ड वाले में सेम होगा, ठीक है। लाइक देखो लिथियम वाले ग्रुप में क्या होगा, यहाँ पे बात करेंगे अभी हम लिथियम, ठीक है, इसमें क्या है 2, नंबर ऑफ सेल कितना होगा, 2 होगा, बेरिलियम में भी 2 होगा, ठीक है। आगे चलो, इसको आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। उसके साथ एक समूह में, और प्रॉपर्टी क्या है, एक समूह के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, सेम होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ रहे हो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, आगे हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। और उसके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं जो क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वो उस एलिमेंट का क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन दे दे या तो एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो उसका क्या होगा, कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन जो होगा, ठीक है, वो 1 होगा, ठीक है। लिथियम का क्या हो जाएगा, 2 और 1, तो इसका आउटर मोस्ट सेल में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे सोडियम के देखो 2 8 1, तो इसका आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन का, लिथियम का यहाँ पे सोडियम होगा, ठीक है, गलत लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सोडियम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो इनका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। देखो और प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल्स, कोषों की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है, तो साइज क्या होगा, बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा, ठीक है, वो पीरियड में दिखाई देता है कि किस पीरियड में हमें किस एलिमेंट को रखना है, तो वो डिपेंड करता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए हैं, ठीक है। अब देखो कुछ प्रॉपर्टी है, आवर्त सारणी की कुछ प्रवृत्ति है, ट्रेंड्स हैं, ठीक है, कि क्या होता है, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, क्या क्या प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको देखने से पहले थोड़ा सा आप लोग पीरियोडिक टेबल को एक बार देख लो। तो देखो पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको हम शो कर रहे हैं, देखो कितने ग्रुप हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, और हमारे पास कितने पीरियड हैं, 7, ठीक है। तो अब देखो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है। तो एल्कली मेटल, जो पहला हमारा ग्रुप है उसको हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल्स। जो सेकेंड ग्रुप है उसको हम लोग बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल, जिसमें कौन कौन आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इतना ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जानना है। उसके बाद से देखो जो थर्ड से लेकर के 12 तक है उसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इसको बोलते हैं 1 और 2 ग्रुप वाले एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। थर्ड से लेकर के 12 तक के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट। और 13 से लेकर के 18 ग्रुप वाले एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखो पहले और दूसरे ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर के हम लोग बात करते हैं 13 से लेकर के 12th ग्रुप में, इसमें भी मोस्टली हमारे क्या हैं, मेटल्स हैं, जिनको ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये इस ग्रुप में अदर मेटल्स यहाँ पे भी शो किए गए हैं, ठीक है। तो पी ब्लॉक ऐसा ग्रुप है जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ठीक है, तीनों पाए जाते हैं। तो देखो ये मेटल्स हैं, ठीक है,
यहाँ पे देखो नॉन मेटल्स यहाँ पे हैं, ठीक है। और ये क्या है, हेलोजन से भी नॉन मेटल्स ही हैं, और ये इनर्ट गैसेस हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, 18 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग नोवेल क्या बोलते हैं, हम लोग गैसेस बोलते हैं, ठीक है। जो 17 ग्रुप के एलिमेंट हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, तो ये क्या है, हमारे हेलोजेंस कहलाते हैं, ठीक है। देखो ऑक्सीजन जो 16 ग्रुप है उसमें कौन कौन एलिमेंट आते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ठीक है। फिर से 15 ग्रुप में हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, अर्सेन, ठीक है। फिर से 14 में हम लोग इसको करेंगे कार्बन, सिलिकॉन। तो इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको ये याद करना है, आप कम से कम 30 तक के एलिमेंट्स को याद रखो, ठीक है। तो हाइड्रोजन, ये पता होना चाहिए कि ये पहला जो दो ग्रुप है उसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। तीसरा से लेकर 12 तक के ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। 13 से लेकर के 18 ग्रुप तक के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारा लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड एलिमेंट्स हैं, जिनको आप 11th में जाओगे तो अच्छे से पढ़ोगे, अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कम से कम 30 तक आपको एलिमेंट्स को याद रखना है, ठीक है, इनके प्रॉपर्टी को याद रखना है, ठीक है। तो देखो अब ऊपर से जब हम नीचे जाएंगे कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, वैलेंसी। एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनमें बैलेंस नंबर क्या होता है, संयोजक जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। जैसे कि इस वाले में एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें क्या होगा, 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। वैसे 13 ग्रुप में 3 होगा, इनकी तो वैलेंसी चेंज होती रहती है, ठीक है। इसमें 4 मान लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारा क्या है 3, इनकी वैलेंसी 3, 2, 1 हो सकती है, ठीक है। इसमें मोस्टली क्या होता है, -2 होता है। अब कैसे आगे बात करेंगे, इसका -1 होता है। इनका तो ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि इनर्ट है, इनर्ट का मतलब भी क्या है, इनएक्टिव, ये रिएक्शन नहीं करते जनरली किसी से, ठीक है। तो चलो आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। तो पहले हम लोग देखेंगे कि संयोजकता, संयोजकता का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशंस, कि किसी भी आप इस चीज़ को याद रखो कि किसी भी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में, बाह्यतम कोश में जितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मेनली वो उसका क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। अब वो क्या करता है, वो कुछ एलिमेंट्स हैं जो अपने बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, कुछ देते हैं, या कुछ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, साझा करते हैं। तो बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए किसी तत्व को जितने इलेक्ट्रॉन लेने या देने या साझा करने की जरूरत पड़ती है, वो उस तत्व की क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाती है। मतलब आप मेनली ये जान के रखो कि आउटर मोस्ट सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ही उनका क्या होता है, संयोजकता कहलाता है, ठीक है। जैसे सोडियम का आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 होता है। मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट सेल में 2 होता है, तो इसकी संयोजकता क्या है, 2 है। एल्युमिनियम में 3 होता है तो 3, सिलिकॉन का 4, ठीक है। फास्फोरस का क्या है, 3 है। सल्फर का 2 है। और क्या है यहाँ पे, क्लोरीन का क्या है, 1 है। ऑर्गेनिक, ठीक है, आर्गन का क्या है, 0 है। तो देखो ये क्या करता है, जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, जिनके आउटर मोस्ट में एक्सेस जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, वो उनका क्या कहलाता है, वैलेंसी कहलाएगा। तो इसमें ये 1 2 दे देगा, ये भी क्या करेगा, 2 देगा, ये क्या करेगा, 3 देगा। अभी ये क्या है, 4 दे सकता है या ले सकता है, फिर ये भी 3 लेगा, क्योंकि जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग, पहली तो प्रॉपर्टी संयोजकता हो गई। दूसरी बात करते हैं परमाणु साइज। तो परमाणु साइज क्या होता है, किसी भी परमाणु की जो त्रिज्या होती है वही मेनली हमारा परमाणु साइज को डिसाइड करता है, ठीक है। तो अब परमाणु साइज कैसे हम लोग बताएंगे, देखो ये न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के बीच जो डिस्टेंस होती है वो आर होती है, रेडियस होता है, और वही हमारे साइज को डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये हम परमाणु साइज से हम परमाणु की त्रिज्या का पता लगा सकते हैं। अब देखो जब ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में, ठीक है, ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं तो क्या होता है, परमाणु साइज बढ़ती है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या भी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक। क्यों बढ़ती है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कोष क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। पहले वाले में 1, फिर 2, फिर 3, जैसे जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो साइज ऊपर से नीचे आने पे क्या होती है,
बढ़ती है, परमाणु साइज क्या होगी, बढ़ेगी, त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो पीरियड की बात कर रहे थे हम लोग, जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, परमाणु जो साइज है, ठीक है, एटॉमिक जो साइज है या त्रिज्या जो है वो घटती है। क्यों होता है ऐसा, देखो क्यों होता है, देखो ये मान लो न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 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 है। अगर एक ही हमने बताया था कि पीरियड में जो जाते हैं हम लोग लेफ्ट टू राइट, तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ता है, लेकिन ऊपर से नीचे आते हैं तो सेल्स की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो परमाणु क्रमांक तो बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो वो इलेक्ट्रॉन को और तेजी से क्या करते हैं, खींचते, अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, जब खींचेंगे तो वो क्या होगा, सिकुड़ेगा। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होगी, घटेगी। और इसके अपोजिट देखते हैं हम लोग, ऊपर से नीचे जाते हैं तो कैसे बढ़ती है। तो देखो ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो ऊपर से नीचे जाते हैं, तुम लोग हमने बताया क्या कि नंबर ऑफ सेल्स क्या होता है, बढ़ता जाता है। जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता जाएगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो देखो इससे हम लोग बता सकते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर्स भी ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर्स होता है कि जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को दे देगा वो उतना अच्छा मेटल होगा। तो देखो यहाँ पे दूरी ज़्यादा है तो ये कम पावर से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब कम पावर से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो हम लोग ऊपर से जब नीचे आते हैं तो परमाणु साइज भी बढ़ती है। ठीक है, और क्या होता है आपका, त्रिज्या भी इसकी क्या होगी, बढ़ेगी। लेफ्ट से राइट जाएंगे अगर हम लोग पीरियड में तो क्या होगी, साइज क्या होगी, घटेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्रोटॉन का जो पावर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है तो वो अट्रैक्शन पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, नया सेल्स बनता जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो उसकी साइज क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर धात्विक गुण जो है वो भी क्या होता है, ऊपर से नीचे आने की जब हम लोग आते हैं तो वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्यों, धात्विक गुण का अर्थ क्या है, किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन के त्यागने की क्षमता। ठीक है, कि जो जितना जल्दी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा, रिलीज कर देगा, वो उतना अच्छा क्या होगा, मेटल होगा। तो देखो अगर हम लोग बात करें एक एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कम है, तो ज़्यादा तेज़ी से पकड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर के रखा हुआ, खींच कर रखा हुआ है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तेज़ी से नहीं निकल पाएगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, कम है न्यूक्लियस से। तो और ये कम मेटल होगा, इसके मान लो ये ए है और ये बी है एलिमेंट्स। ठीक है, तो बी कम मेटल होगा इन कंपेरिजन टू ये। ठीक है, क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तब ये इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। ठीक है, और क्या होता है सेम यही मेटेलिक कैरेक्टर जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे सेल तो बढ़ नहीं रहा है, साइज जितनी थी उतना ही बढ़ रहा है। जब आगे बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, और बढ़ता जाता है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स क्या होता है, उतना ही रहता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पाते। ठीक है, तो हमारा जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो धात्विक प्रॉपर्टी जो होगी वो कम होगी,
ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगी। अब जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ठीक है, देखो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, निकाल देंगे। मान लो ये मेटल है, वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, निकाल देगा, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जो नॉन मेटल है वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेता है, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को देखना। तो अधात्विक गुणधर्म क्या होता है, अधात्विक वैद्युत ऋणात्मक होती हैं क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, अधात्विक आवर्त सारणी में दाएं और पाए जाते हैं, बताया हमने। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अधात्विक होते हैं। ठीक है, और सारी चीज़ें इसमें हमने क्लियर कर दी लगभग। ठीक है, तो एक बार देख लो परमाणु साइज हम लोग बात कर रहे हैं। परमाणु साइज आवर्तन में परिवर्तन, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो क्या होता है, कम होता जाता है। क्यों, क्योंकि नाभ के जो आवेश है वो बढ़ जाता है। ठीक है, वही जो पॉजिटिव चार्ज है किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस में वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जिसके कारण तो समूह में क्या होता है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा। ठीक है, क्यों, और साइज भी बढ़ेगी। साइज बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि नया नंबर ऑफ सेल्स उसमें ऐड हो रहा है। ठीक है, धात्विक कैरेक्टर्स क्या होता है, जो आवर्त में परिवर्तन जो होता है वो कम होता है, मेनली घटता जाता है। लेकिन ऊपर से नीचे हम लोग जाएंगे, ठीक है, ग्रुप में, तो वो क्या होता है, हमारा धात्विक कैरेक्टर्स बढ़ता जाता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएगा। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो जो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा वो उतना अच्छा मेटल होगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर भी ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, हमारा बढ़ता है। ठीक है, अधात्विक गुण मेटल के जस्ट अपोजिट। ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू। तो देखो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन, एलिमेंट के क्लासिफिकेशंस के लिए कौन कौन सा जो प्राइमरी क्लासिफिकेशन था वो ट्रायड का था। ठीक है, किसका, आपका डोबेराइनर का था। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूलैंड्स का ऑक्टेव, उसके बाद से मेंडलीव का क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसके बाद से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में कुछ ट्रेंड्स हैं, जैसे कि परमाणु साइज जैसे वो जो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो घटते जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं ग्रुप में तो क्या होती है, बढ़ती जाती है। मेटेलिक कैरेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा है कि ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के रिलीज करने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो घटता जाता है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता जाता है, घटता जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप एक बार ध्यान से देख लो, बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, बस इसको समझो। ठीक है, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, समझ लो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलो इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं हम आपसे कुछ दिनों में। थैंक यू।